नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के वीडियो में आज से हम हरियाणा के जो सारे लोकसभा क्षेत्र हैं और जो 90 विधानसभा हलके हैं उनकी कहानी को एक एक करके जानेंगे। और मैं शुरुआत कर रहा हूं रोहतक से, जहां मैं फिलहाल रहता हूं और रोहतक को बड़ा प्यार भी करता हूं। दोस्तों, रोहतक लोकसभा क्षेत्र हरियाणा की परिवारवादी राजनीति में जो एक अहम परिवार है, हुड्डा परिवार, उसको गढ़ माना जाता है। लेकिन इस गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा जी और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, कुल 19 चुनावों में से 11 चुनाव उन्होंने लड़े हैं और 2 बार केवल ये परिवार यहां से हारा है। इसलिए इसको हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में जितने भी गढ़ होते हैं ये सब एक न एक दिन टूटने के लिए बने होते हैं। पहले 1999 में और फिर 2019 में ये गढ़ हुड्डा परिवार का टूट चुका है। हरियाणा में 2 परिवार केवल ऐसे हुए हैं जिसकी 3 पीढ़ियों ने लोकसभा का मुंह देखा है, और ये परिवार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार और चौधरी बंसीलाल का परिवार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी ने 1952 और 1957 के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी और इसके बाद प्रदेश की राजनीति में वो आ गई थी। 1952 में चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी ने जमींदारा पार्टी के चौधरी हरिराम जी को पराजित किया था और 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी ध्वजाराम जी को हराया था। इस चुनाव में चौधरी हरिराम जी चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 1962 में चौधरी रणवीर सिंह लोकसभा की बजाय कलानौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने चौधरी रणवीर सिंह सरोहा को चुनावी मैदान में उतारा। चौधरी लहरी सिंह मलिक के हाथों वो हार गए। रोहतक लोकसभा में जनसंघ का खाता भी चौधरी लहरी सिंह के खोलने के नाम पर दर्ज है। 1967 में कांग्रेस ने फिर से चौधरी रणवीर सरोहा को चुनाव में टिकट दी और इस बार वो जनसंघ के चौधरी रामस्वरूप को हराने में सफल रहे। 1971 में चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के चौधरी रणवीर सरोहा को ही हराया। हरियाणा में जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी है, उसको स्थापित करने में भी हरियाणा के जाट जो प्रत्याशी हैं उनका योगदान था। चौधरी मुख्तार सिंह मलिक बड़े नेता जनसंघ के रहे। आपातकाल के बाद जो चुनाव, उसमें जनता पार्टी के पुराने जो वफादार आदमी थे प्रोफेसर शेर सिंह जी, वो जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के चौधरी मनफूल सिंह को हराया। जनता पार्टी का चुनावी निशान चौधरी चरण सिंह की पार्टी हल्दर होता था। 1980 में फिर मध्यावधि चुनाव हुए और केंद्र में इंदिरा गांधी की शानदार वापसी हुई, लेकिन दिल्ली से सटे रोहतक में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। चुनाव से पहले जनता पार्टी से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने अपनी जो जनता पार्टी सेकुलर बना ली थी और नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी के दोनों धड़ों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे। जनता पार्टी ने प्रोफेसर शेर सिंह जी को उम्मीदवार बनाया और जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से स्वामी इंद्रवेश जी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने इस चुनाव में अद्भुत प्रयोग किया और उन्होंने जनता पार्टी सरकार में झाजरानी मंत्री रहे दलित नेता चौधरी चांदराम जी को टिकट देकर रोहतक के चुनावी रण में उतारा। जाट बहुल रोहतक संसदीय क्षेत्र में यह प्रयोग इंदिरा गांधी जी का दुस्साहसी था। 2 जाट उम्मीदवारों के सामने गैर जाट उम्मीदवार को इस रणनीति के तहत खड़ा किया था कि जाट मतदाता 2 जगह बट जाएंगे और चौधरी चांदराम जी जीत जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस को भारी पड़ा। चुनाव 2 जाट नेताओं तक ही सिमट गया और कांग्रेस तीसरे स्थान पर जा पहुंची। विजयश्री जनता पार्टी सेकुलर के स्वामी इंद्रवेश जी की हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के पास सहानुभूति की लहर थी और उसका फायदा उनको रोहतक में मिला और चौधरी हरिद्वार लाल जी यहाँ से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकदल प्रत्याशी डॉक्टर स्वरूप सिंह जी को हराया। विजयी और पराजित दोनों ही प्रत्याशी शिक्षाविद थे और कुलपति रह चुके थे। तंज के रूप में चौधरी हरिद्वारी लाल जी कहा करते थे कि हरियाणा में 1.5 ही आदमी पढ़े लिखे हैं, एक मैं और आधा स्वरूप सिंह। हकीकत दोस्तों इसके ठीक उलट थी। शैक्षणिक योग्यता और ज्ञान में डॉक्टर स्वरूप सिंह जी 21 पढ़ते थे, लेकिन राजनीतिक चतुराई और तिकड़मबाजियों में वो चौधरी हरिद्वार लाल के सामने नहीं ठहर पाते थे। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लाला हुकमचंद गोयल तीसरे स्थान पर रहे थे। जून 1987 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चौधरी हरिद्वार लाल जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए
लोकदल बहुगुणा में वो शामिल हो गए और उनके इस कदम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई। उपचुनाव में हरद्वार लाल जी ने लोकदल बहुगुणा के उम्मीदवार के रूप में फिर से ताल ठोकी और कांग्रेस के प्रोफेसर शेर सिंह को हराकर दोबारा से लोकसभा में पहुंचे। इस चुनाव में लोकदल अजीत की ओर से चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी गायत्री देवी जी को भी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो बुरी तरीके से हारी और तीसरे स्थान पर रही। 1989 के आम चुनाव से पहले देश में एक बड़ा बदलाव जनता दल की स्थापना के रूप में हो चुका था। इसके सर्वेसर्वा विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल थे। देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए रोहतक, सीकर और फिरोजपुर 3 जगह से चुनाव लड़ा। रोहतक और सीकर में विजय रही, लेकिन फिरोजपुर से हार गए। रोहतक में उन्होंने कांग्रेस के चौधरी हरद्वार लाल जी को पराजित किया। चौधरी देवीलाल इस चुनाव में 2 जगह से जीते थे, रोहतक से और सीकर से, इसलिए उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। रोहतक की सीट छोड़ना चौधरी देवीलाल जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद चौधरी देवीलाल जीवन में कोई चुनाव ही नहीं जीत पाए। वे न केवल रोहतक से अगले 3 चुनाव हारे, बल्कि घिराई विधानसभा क्षेत्र से भी प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के हाथों हार गए। 1 दशक की लगातार हारों के बाद 1999 में चौधरी देवीलाल को राज्यसभा की शरण लेनी पड़ी। और खास बात यह है दोस्तों कि चौधरी देवीलाल किसी जमाने में राज्यसभा जाने वाले नेताओं को नेता ही नहीं माना करते थे, लेकिन समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, समय कुछ भी करा देता है। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पतन ने देशवाड़ी पट्टी में नए नेता भूपेंद्र हुड्डा को जन्म दिया। 1991 में चौधरी देवीलाल को पराजित कर हुड्डा एकाएक बड़े नेता बन गए। इससे पहले के 2 प्रयासों के बाद भी वो विधानसभा का भी मुंह नहीं देख पाए थे। 1996 में बड़ा बदलाव ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को भाजपा नीति गठबंधन ने सत्तायुक्त कर दिया और प्रदेश में भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन हो गया। लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा और देवीलाल आमने सामने थे। भाजपा स्वामी इंद्रवेश जी को उम्मीदवार बना चुकी थी। हुड्डा फिर से बाजी मार ले गए। 1998 में हुड्डा की जीत की हैट्रिक हो गई। अपनी पहली दूसरी जीत के बीच 5 वर्षों में हुड्डा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंदी चौधरी भजनलाल खुद को काफी हद तक असुरक्षित मानने लगे थे। हुड्डा जी की तीसरी जीत के बाद तो चौधरी भजनलाल जी ने उन्हें रोहतक में हराने के लिए अपने तमाम घोड़े खोल दिए थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो आजकल रोहतक के सांसद हैं, उनको 1999 में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चौधरी भजनलाल जी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा करवाया था और चुनाव में, ताकि ब्राह्मणों के वोट हुड्डा के पक्ष में जाने से रोके जा सके, इस चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा को 27,465 वोट मिले थे। उधर 1999 में मुख्यमंत्री पद पर आसीन ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए हुड्डा बड़ा सिरदर्द बन गए थे। चुनाव कारगिल युद्ध के बाद हो रहे थे। चौटाला और भाजपा का गठबंधन भी था और एक तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में लहर चल रही थी। सितंबर अक्टूबर 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए तो चौटाला रोहतक से कैप्टन इंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और आश्चर्यजनक रूप से कैप्टन इंद्र सिंह हुड्डा साहब को पराजित करने में सफल हो गए। सैनिक पृष्ठभूमि के अलावा कैप्टन इंद्र सिंह के खाते में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पहलवान को पटकनी दे दी थी जिसने प्रदेश के सबसे बड़े और स्थापित पहलवान चौधरी देवीलाल को 1 बार नहीं बल्कि 3 बार हराया था। उस चुनाव में निर्दलीय उतरने वाले अरविंद शर्मा जी ने रोहतक से सांसद बनने का सपना 2019 में पूरा किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हराकर। 2004 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा साहब ने फिर से शानदार वापसी की और इस बार उन्होंने जो उसको पराजित किया था वो पार्टी इनेलो नहीं थी बल्कि भाजपा थी। भाजपा के युवा चेहरे कैप्टन अभिमन्यु इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे और इनेलो प्रत्याशी एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति जनरल भीम सिंह सुहाग को तीसरे स्थान पर खिसका दिया था। इस चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु भले ही चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन उन्हें भाजपा को देहात और खेतों तक पहुंचा दिया था और खुद भी एक दमदार नेता के रूप में उभरे और फिर हरियाणा की राजनीति में बहुत सफल भी रहे। भाजपा को इस चुनाव में 1,73,800 वोट मिले थे, जो बहुत बड़ी बात थी। हुड्डा साहब को 3,24,235 और सुहाग को 1,56,40 वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली पत्नी गीता गरेवाल भी बसपा के चुनावी निशान पर मैदान में उतरी थी, लेकिन 24,228 वोट ही वो हासिल कर पाई थी। साल 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री बन गए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मुकाबला मुख्यमंत्री हुड्डा के अमेरिका से लौटे बेटे दीपेंद्र हुड्डा और फिर से कैप्टन अभिमन्यु के बीच में था। दीपेंद्र हुड्डा की जीत तय मानी जा रही थी।
वे अपने पिताश्री से भी ज़्यादा मतों से जीते, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी 1.25 लाख वोट तो ले ही गए। इनेलो प्रत्याशी बलवान सिंह सुहाग मात्र 41,000 वोटों तक सिमट गए। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और इनेलो में फिर से दोस्ती हो गई। दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। रोहतक की सीट इनेलो के हिस्से में आई और दीपेंद्र हुड्डा के सामने इनेलो भाजपा ने बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को चुनावी मैदान में उतारा और इस दफा दीपेंद्र हुड्डा ने 5,84,766 वोट हासिल करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। राठी साहब को मात्र 1,39,168 वोट मिले। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड आंधी देश में आई हुई थी और इस आंधी में भी दीपेंद्र हुड्डा नहीं हिले। उन्होंने 4,90,000 वोट हासिल करके भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ जी को 1,70,000 वोटों से हराया और ये सिद्ध कर दिया कि रोहतक हुड्डा का गढ़ है। लेकिन दोस्तों, राजनीति के गढ़ तो टूटने के लिए बने होते हैं। मैंने आपको पहले कहा था 2014 की आंधी में भी जो दीपेंद्र हुड्डा अड़ा रहा, 2019 में कांग्रेस से भाजपाई हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा से हार गए और यही अरविंद शर्मा थे जो 1999 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने निर्दलीय चुनाव लड़कर मात्र 27,000 वोटों पर सिमटे थे। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा की हार और डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत को जो हुड्डा साहब के समर्थक हैं वो जबरन जीत बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे ही हैं। कोसली हलके से भाजपा की लीड अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के लिए 2024 में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। ये थी दोस्तों रोहतक लोकसभा क्षेत्र की कहानी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो 9 हलके उसमें आते हैं, आमतौर पर आप सभी को उसका नाम पता होगा। जिन साथियों को नहीं पता उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। उसमें महम आता है, गढ़ी सांपला किलोई आता है, रोहतक आता है, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं। एक चीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्योंकि बात रोहतक लोकसभा क्षेत्र ही चल रही है। आपको क्या लगता है 2024 में ये सीट किसके खाते में फिर से जा सकती है? क्या यहाँ से भाजपा ही जीतेगी या फिर दीपेंद्र हुड्डा 2024 में आसानी से ये टिकट निकाल लेंगे? आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।